आज अभिवादन नहीं, मेरी संवेदनाएं स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये कहने की एक वजह है। और जो मेरी संवेदनाएं हैं वो उस सरकार की उस सोच के प्रति है जो मर चुकी है। और जब संवेदनाएं मरती हैं तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। आज मैं आया हूँ उस जगह पर जहाँ पर सरकारी सोच का सत्यानाश हुआ आपको दिख जाएगा, और वो भी उस सोच का जो करोड़ों रुपए के तहत बनाई गई थी। तो आज मेरे साथ मेरे कैमरा सहयोगी हैं विशाल। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा दिखाइएगा कि हम दिखाने क्या जा रहे हैं। पहले फोकस कीजिएगा धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क धर्मशाला, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर की प्लान लगा है, और सरकारी की जो ताले की चाबी होती है ना, उस ताले की जो चाबी है सोच के ताले की, उसका जो एक रोड मैप था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। विशाल, यहाँ पे दिखाइएगा कि ये धौलाधार डाइवर्सिटी पार्क धर्मशाला का जिक्र किया गया है और ये की प्लान यहाँ पर दिखाया गया है कि ये आखिर भला क्या है। शुरुआती दौर में इसका नाम यही था, धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क धर्मशाला, लेकिन बाद में सरकार की सोच तो नहीं बदली, इसका नाम बदल गया। इसका नाम दे दिया गया ट्यूलिप गार्डन। और जब ट्यूलिप गार्डन की बात आ रही है तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि ट्यूलिप गार्डन में जो फूल हैं वो किस तरह के खिले हुए हैं। विशाल, जरा फोकस कीजिएगा, हिमाचल टूरिज्म का फट्टा लगा हुआ है एक यहाँ पर, और इस प्रोजेक्ट का नाम बिल्कुल धुंधला हो चुका है सरकारों की छवि की तरह। जिस तरह से सरकार की छवि कभी नहीं चमकती है, उसी तरह से ये बोर्ड भी धुंधला हो चुका है और वही दिख रहा है जो काले अक्षरों में लिखा हुआ है। तो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि लिखा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है और इसे फंडिंग जो है वो एडीबी बैंक ने की थी। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इसकी जो लोन का नंबर था वो भी लिखा हुआ है, और साथ में किसने बनाया उस एजेंसी का नाम भी है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि इसका जो डेट ऑफ स्टार्ट थी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की, वो थी 10 सितंबर 2016। साथ में डेट ऑफ कंप्लीशन बताई गई हुई है 31/8/2020, और अवॉर्डेड वैल्यू जो है वो हैरान करने वाली है, वो है 42.61, मतलब लगभग 43 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट था वो धर्मशाला में बना था। और साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी लिखा है कि धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क। अब बातें हैं इससे नीचे कि इस पार्क में बनना क्या था। इस पार्क में पार्किंग, टॉयलेट्स, कैफेटेरिया और इंटरप्रिटेशन सेंटर, हार्ट एरिया और एम्फी थिएटर, यानी यहाँ पर एक ओपन एयर थिएटर भी बनना था जो बन चुका। अब इसके साथ में विशाल दिखाइएगा कि यहाँ पर कितनी हाई एंड की जो हाई मास्क लाइट्स तो नहीं कह सकते, पर एक अच्छी जो सोलर लाइट्स थी वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बाहर का इसका इलाका है, जो बाहर का एरिया है, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट की डिटेल क्या दी गई है। अब बातें हैं ट्यूलिप गार्डन पर। विशाल, यहाँ पे दिखाइएगा कि ट्यूलिप गार्डन के नाम पर यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। थोड़ा सा क्लोजअप पे दिखाइएगा कि यहाँ इस तरफ तमाम झाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, और नाम है, और इसका नाम है ट्यूलिप गार्डन। तो झाड़ियों के रूप में आपको ट्यूलिप गार्डन जो है वो यहाँ पर दिख रहा होगा 43 करोड़ रुपए की लागत से। और यहाँ पर खास बात ये भी है कि जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक लगभग 65 से 70 कनाल जमीन जो है वो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को दी गई थी। अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रवेश द्वार की ओर। विशाल, आप मेरे साथ चलिएगा और दिखाइएगा कि 43 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का भट्ठा किस तरह से बैठा हुआ है। यहाँ पर तो तिरंगे के जो 3 रंग होते हैं, जिस तरह का एक कलर स्कीम होती है, वो भी फेड होकर रह चुकी है, और उसी तरह से फेड हुई है जिस तरह से सरकारों की नीतियाँ और सरकार की छवि जो है वो फेड होती है। तो आप देख रहे होंगे, विशाल दिखाइएगा कि यहाँ पर एक बड़ा गेट, एक छोटा गेट है, और दोनों गेट्स पे बराबर ताले लटके हुए हैं। और इन तालों से ये पता लगता है कि सरकार की जो सोच होती है उसके ऊपर भी ताला इसी तरह से लटका हुआ नजर आता है। विशाल, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस तरफ दिखाइएगा कि यहाँ पर लाइट सिस्टम जो है वो भी लगा हुआ है, लेकिन जब आदमी नहीं और कोई यहाँ पे आता जाता नहीं, फिर इस
जो व्यवस्था करोड़ों रुपए फूंक कर की गई थी, इसका मकसद क्या होगा। इस प्रोजेक्ट का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें आती गईं जाती गईं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं बना। सरकारें बदली, प्रोजेक्ट के दिन नहीं बदले। और एक सरकार तो बीजेपी की मैं बात करूं, वो तो पूरा कार्यकाल यहां पर काट कर चली गई थी। चलिए, जो चला गया उसकी क्या बात करनी, मैं मौजूदा सरकार की बात करता हूं। यहां पे जब कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के बाद यहाँ पर सत्तारूढ़ हुई और उसके बाद जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के लिए आए थे, तो उनके पहले ही दौरे में इस जगह का जो था वो मुआयना किया गया और तमाम बड़े अफसरों को बुलाकर यहाँ पर ये कहा गया कि 2 महीने के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये चालू हालत में चाहिए होगा। और अभी तक 1 साल 2 महीने होने को आ गए, इस प्रोजेक्ट का वैसे ही भट्ठा बैठा हुआ है जिस तरह से बीजेपी के कार्यकाल में इसका भट्ठा बिठा कर रखा गया था। अभी आपको यहाँ पर एक टिकट विंडो भी नजर आ रही होगी जो कि प्रवेश द्वार पर लगी हुई है, लेकिन हैरानगी की बात है, सोच की बात है, जो बाड़ा आपको पीछे से चलता हुआ नजर आ रहा है उसी बाड़े के अंदर ये जो टिकट विंडो थी जो शायद कभी खुली ही नहीं। ये तभी खुली होगी जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पे हुई होगी। आम आदमी से पैसा उगाया जाता है, लेकिन आम आदमी जब आया ही नहीं तो ये टिकट विंडो भी क्यों खुलती। जरा आप इसको जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा विशाल, जो ये गेट है, देखिए गेट कितना आला बना हुआ, पूरा लकड़ी के साथ बना हुआ है और पूरा एक जिस तरह से इसको लुक दी गई है वो बिल्कुल नायाब है। लेकिन अब आलम ये है कि जो पेंट इसके ऊपर किया गया था, जरा ये पेंट वाला हिस्सा दिखाइएगा जहां पर लकड़ी के ऊपर से जो पेंट है वो उखड़ चुका है। ये ठीक पेंट वैसे ही उखड़ा है जिस तरह से सियासत के से जुड़े हुए लोग हमें रंगीन सपने दिखाने के लिए, आम आदमी को रंगीन सपने दिखाने के लिए रंग भरते हैं और बाद में वो रंग जब उतरता है तो वो ही खरोंचों भरा सीना आम आदमी का दिख जाता है जिसके ऊपर रंगों की लिपापोती की गई होती है। तो ये एक गेट नहीं है, ये गेट कई मायनों में सरकारों का आम आदमी के प्रति सोच का नतीजा भी है, जिसमें रंग बिरंगे पेंट जो है वो आम आदमी के सपनों में आप लोग कर देते हैं और जब वो सपने सच नहीं होते हैं तो वो पेंट भी इसी तरह से उखड़ता है जिस तरह से यहाँ पर आपको उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इस भवन के अंदर चलेंगे और जो बायोडाइवर्सिटी पार्क जिसका मैंने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, वो कहाँ पर पॉलिटिकल बायोगैस प्लांट बन जाता है ये भी आपको बताएंगे। गैस में लीकेज कहाँ पे होती है वो भी आपको बताएंगे। अगर सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको शायद आभास हो जाएगा कि सिस्टम हमारे लिए करता क्या है और बताता क्या है। हो सकता है कि ये खबर लंबी चली जाए थोड़ी सी, लेकिन ये आपके उन सपनों से लंबी नहीं होगी जितने लंबे हम आम लोग सपने देखते हैं। ये उनसे बहुत छोटी होगी और उन बेरोजगारों से भी जुड़ी होगी जो रोजगार के लिए रास्ते तलाशते हैं, जो रोजगार के लिए दुकानें तलाशते हैं किराए पर। और उन चीज़ों के लिए भी ये खबर बहुत मायने रखेगी कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं। सरकारी ज़मीन का सत्यानाश कैसे हो सकता है और जो विभिन्न मदों से, विभिन्न बैंकों से ऋण लिया जा सकता है, उसका बेड़ा गर्क कैसे किया जा सकता है, उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो यहीं पे है। जिस तरह से मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि ट्यूलिप गार्डन, जरा देखिएगा गार्डन की शक्ल देखिएगा, साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे झाड़ियाँ उग चुकी हैं। जो पौधे थे जो लगाए गए थे उनकी केयर भी कहीं नहीं हो रही है। विशाल, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इसको निचली तरफ को लेके चलिएगा, साथ में जो यहाँ पर लाइट्स लगी हैं उन्हें भी दिखाइएगा कि कितनी बढ़िया क्वालिटी की जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई थी। पिलर्स लगाए गए थे, लाइट पोल्स जो थे वो स्थापित किए गए थे, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है जो आकर देखे कि आखिर जहाँ पर 43 करोड़ रुपए की बलि ली गई है, वो जो बलि का स्थल है वो कैसा है। अब आपको फ्रेम में नजर आ रही होगी पार्किंग। विशाल, जरा कैमरा घुमाइएगा ताकि आम आदमी का दिमाग भी घूम सके कि आखिर उसके दिए हुए टैक्सेस का सत्यानाश कैसे होता है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ मेरे एक शब्द जो हैं वो बहुत सख्त हैं, लेकिन नरमाई की गुंजाइश शायद आपको भी नज़र नहीं आ रही होगी। ज़रा दिखाइएगा इस तरफ आके कि टाइल्स किस तरह से उखड़ने शुरू हो गई हैं और किस तरह से टाइल्स को एक तरफ रख दिया गया है। तो
तो आपको सब कुछ अपनी आंखों से नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर आखिर है तो है क्या, जहाँ पे पैसे का जो दुरुपयोग ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसका उपयोग ही नहीं कोई हो रहा है, उसका जो हालात हैं वो क्या है। विकास को गति मिलती है धन के साथ, लेकिन धन की जो बर्बादी है वो कैसे की जा सकती है उसका उदाहरण भी अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सामने आपको एक भवन सा नजर आ रहा है, बहुत सुंदर है, ऐसे लग रहा है कि बहुत प्यारी हट्स और पुराने जो एक तरह से संस्कृति थी, भवन संस्कृति, उसके मुताबिक स्लेटों वाला मकान जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन हकीकत आप अभी मेरे पीछे देखेंगे कि ये जो भवन है वो है क्या। तो देख रहे आप, ये टॉयलेट्स थे जो बने थे। जब टॉयलेट्स की इतनी अच्छी गुणवत्ता के तहत बने थे, अब इनका सत्यानाश किस तरीके से हो रहा है वो देखने वाली बहुत बड़ी बात है। और झाड़ियों के दर्शन भी जरूर करवाइएगा, क्योंकि इसके आसपास कोई सौंदर्यीकरण नहीं है। शायद यहाँ पर आकर ये लगता है कि प्रकृति ने भी देखा होगा कि जब हमारा ही जो समाज है वो उसकी भी दुर्गति कर रहा है, तो क्यों ना उसकी बनाई हुई चीज़ों की भी दुर्गति हो। तो आपके सामने बिल्कुल ये झाड़ियों का जंगल नज़र आ रहा है, चाहे वो भवन का पीछे का हिस्सा हो या उसके सामने का हिस्सा। अब थोड़ा सा विशाल अगली तरफ आइएगा, यहाँ पर ये दिखाइएगा कि जो चलने के लिए पाथ्स बने हैं उनकी क्वालिटी भी कितनी अच्छी है। बाकायदा किसी आला होटल में जिस तरह से व्यवस्थाएं बनी होती हैं उस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं भी बनाई गई थी और हर सुविधा थी। अभी आपको सामने दिख रहा होगा कि एक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था है, करी गई थी। लेकिन उनके जो व्हील चेयर है उसके लिए रास्ता तो मानकों के मुताबिक था, लेकिन सवाल ये उठता है क्या सरकारों के लिए भी कोई मानक पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि जिससे जिम्मेदारी फिक्स हो सके कि अगर कोई धन का मिसयूज करता है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो कहीं होती नजर नहीं आती हैं। तो अभी आप ये सब देख रहे हैं कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पे कितनी रंगीनियाँ, कितने डिज़ाइंस जो हैं वो बनाए गए हैं। बाकायदा रेड एंड वाइट का एक कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और आसपास कोई फूल नहीं, कोई पौधा नहीं है, तो सिर्फ झाड़ियाँ। उसी तरह का जंगल जिस तरह से सियासत में जंगल हुआ करते हैं और लोगों के सपने जो हैं, जो उम्मीदें हैं, वो इन्हीं सरकारी जंगलों में, इन्हीं सियासत के जंगलों में खोकर रह जाती हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कैफे एरिया। कैफे एरिया बिल्कुल मेरे सामने है, लेकिन उस तरफ कैमरा घुमाने से पहले जरा विशाल ये दिखाइएगा कि जो एक फाउंटेन की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी उसकी हालत क्या है। अब तो जो मजबूत सीमेंट होता है उसमें भी आपको ये जो पौधे हैं वो निकले हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सरकारों का सीना नहीं फटता है, फटता है तो आम आदमी का कलेजा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट और पत्थर को फाड़कर ये जो पौधे हैं, कोमल पौधे हैं, ये भी निकल चुके हैं। जरा भीतर का दृश्य भी दिखाइएगा कि भीतर का क्या आलम है इसके अंदर, जहाँ पे जो पानी है उसको रुकने का। आपको इसमें दरारें इसके बेस में नजर आ रही होंगी, जिन दरारों से बिल्कुल वैसा ही सीन नजर आता है जिस तरह से सिस्टम में दरारें हैं, यानी लीकेज, फुल लीकेज सिस्टम। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, आपको टूटी फूटी हुई टाइलें भी दिख रही होंगी यहाँ पे, जो कि निकाल कर रख दी गई हैं। इसी तरह से एक झूला यानी सियासत का पालना भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों आमने सामने बैठने वाला अगर देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी झूले में झूलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये भी बेकार पड़ा हुआ है, ये भी नहीं हिलता है। जैसे कि आम आदमी का सिस्टम, ये भी जाम होता नजर आ रहा है कि ये लगाए थे तो किसके लिए लगाए थे, सवाल बहुत हैं। अब विशाल मैं आपसे कहूँगा कि जरा कैफेटेरिया के किचन की तरफ आप आइएगा और यहाँ से दिखाइएगा कि जो सरकार का होता है
किचन, जिसमें हम एक टर्म यूज करते हैं किचन कैबिनेट। कोई भी मुख्यमंत्री हो उसके लिए कहा जाता है कि उसकी किचन कैबिनेट के ये लोग हैं। लेकिन जो आम आदमी के लिए किचन कैबिनेट बननी थी, एक तरह से किचन था, उसकी हालत क्या है? वो भी सूना पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ग्राहकों के नाम पर उसी तरह से गंदगी पसरी हुई है, उसी तरह से मटमैला फर्श, उसके ऊपर धूल, मिट्टी, पत्ते तमाम यहाँ पर बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। जिस तरह से व्यवस्था में जो तय मानक होते हैं उसमें बिखराव नजर आता है, ठीक उसी तरह की चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इस हवादार कैफेटेरिया में पंखे भी लगाए गए हैं, हालांकि यहाँ पे हवा की कमी नहीं है जिस तरह से डिज़ाइन हुआ है। चलिए खैर, सुविधाओं की ज़रूरत होती है, लग गए। और ये पंखे अब बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। काश ये पंखे चलते और बेहोश पड़े हुए सिस्टम, बेहोश पड़ी हुई सरकारों के ऊपर हवा फेंकते कि जिसके लिए आप लोग तैनात किए गए हैं, जिसके लिए आप लोग अहम कुर्सियों पर बिठाए गए हैं, वो सोने के लिए नहीं, वो आराम करने के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करने के लिए रखी गई हैं, आपको उसके लिए बिठाया गया है। इस आवाज को देखिएगा, जब पत्तों पर पांव पड़ता है तो ये चरचराहट सी आवाज आती है। लेकिन अब जो अगला दृश्य आप देखेंगे उसमें आपको सनसनी का एहसास भी हो जाएगा कि जब लापरवाही अपने चरम पर होती है तो लोगों की उम्मीदों का सत्यानाश कैसे होता है, भट्ठा कैसे सिस्टम का बिठाया जाता है, वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी महल के आगे खड़ा हूँ। ये जरूर महल है, लेकिन इसे एक तरह से कब्रगाह बनाकर रख दिया गया है। जरा इस सारे सिस्टम में देखिएगा कि जो चीजें होती हैं वो किस तरह से एक तबाह होने के कगार पे पहुंचती हैं। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि सांप की खींचलू की तरह जो मटेरियल है वो यहाँ पर उगाया हुआ है। और कहा जाता है कि हिमाचल जो है उसे हम एक पर्यटन और पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाएंगे। क्या स्वर्ग के द्वार ऐसे होते हैं? देखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। और शायद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का हिस्सा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा गया है। भगवान ना करे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का ही हिस्सा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का ही एक पार्ट हुआ तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जैसा ये बाहर से दिख रहा है, जिस तरह से बाहर से इसकी चमड़ी उधड़ रही है, वैसी ही सिस्टम की उधड़ती हुई नजर ना आए। ऐसा नहीं है कि सरकारें सपने दिखाने में कोई कमी रखती हों। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो यहाँ पर दुकानें भी बनाई गई थी ताकि स्वरोजगार के साथ किराए पर इन दुकानों को दिया जाए और जो युवा बेरोजगार हैं या दूसरे कोई बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिल सके। लेकिन वैसी ही तालाबंदी यहाँ पर नजर आ रही है जैसे रोजगार के अन्य मसलों में तालाबंदी हमेशा से हिमाचल में सबको नजर आती है, तो इन दुकानों की भी तालाबंदी हुई पड़ी है। इनके सामने झूले हैं, इनके सामने सब कुछ है। हाँ, एक चीज बहुत यूनिक सी है जो इन सारी चीजों के साथ मैच करती हुई दिखती है। आपने चिड़ियाघरों में देखा होगा कि पिंजरे होते हैं और जानवर जो आए होते हैं लोग उन पे हमला ना कर पाए, उनके ऊपर जाली सी होती है। इसकी जालियां बाहर भी हैं, इसकी जालियां अंदर सौंदर्य दिखाने के लिए यहाँ पर भी लगाई गई हैं। यू शेप में यहाँ पर पासिंग पाथ जो है वो बनाया गया है ताकि देखने में आकर्षक लगे। लेकिन यहाँ पर तो आम आदमी के सपने कैद नजर आते हैं। इसी तरह से जरा नीचे दिखाइएगा विशाल, एक पार्ट वो भी है। और साथ में ये भी दिखाइएगा कि यहाँ पर कितनी सी रंगोलियाँ जो हैं वो पत्थरों के साथ बनाई गई हैं। और ऐसी रंगोलियाँ घरों में माँ बहनें इसीलिए बनाती हैं कि खुशियों का आलम रहे। यहाँ पत्थर की रंगोली है और पत्थर भी ठीक वैसा जैसा
व्यवस्था में तैनात लोगों की सोच पर पत्थर पड़े होते हैं, वैसे ही रंगीन पत्थरों के साथ रंगोली यहाँ पर भी बनी हुई है। और अगर आप कायदे से देखें तो ये रास्ता बहुत लंबा नीचे तक जा रहा है और इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन जिससे कहा जा सकता है या जिसमें ये कहा जा सकता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक सपनों का संसार बनाया गया था, उसको उजाड़ने में हम लोगों का, हमारी व्यवस्थाओं का, हमारी सरकारों का कितना रोल रहा है। एक झूला आपको और दिख रहा है। बच्चे यहाँ पे खड़े होके गोल गोल घूमेंगे जब अपने माता पिता के संग आएंगे, तो यहाँ पर वो सपने भी बच्चों के लिए दिखाए गए थे और उनका जो एक ढांचा था वो तैयार किया गया था। लेकिन सपने भी कबाड़ में लगे हुए हैं, सपने भी झाड़ियों में दबे हुए हैं। कोई सपना ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे ये कहा जा सके कि ये बहुत बढ़िया एक तरह से प्रारूप था और इसका जो पैसा 43 करोड़ रुपए आया था उसका जो एक तरह से समायोजन जिसको कहा जा सकता है वो तरीके से किया गया होगा। सरकारें हमेशा सपने दिखाती हैं और यहाँ पर भी सपने अंधेरे में भी जागते रहें, इसके लिए बहुत सुंदर सी जो स्ट्रीट लाइट्स थी, स्ट्रीट लाइट तो नहीं कह सकता, जो गार्डन लाइट्स थी वो यहाँ पे लगी हैं और इस तरह की शायद यहाँ पर सैकड़ों लाइट्स जो हैं वो लगाई गई होंगी। हमारे कैमरा की रेंज में जो आ रही हैं हम आपको सिर्फ वही दिखा पा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि कितना एक गार्डन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो तो यहाँ पे हो गई, लेकिन इनकी वजह से आगे क्या होना है वो पिछले कई सालों से होता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर सिर्फ सियासत होती नज़र आ रही है। सरकारें सपने दिखाने में, राहें दिखाने में सबसे आगे होती हैं। सपने दिखाइए, राहें दिखाइए, कोई तो क्या चलेगा, खुद भी सरकारें चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ एक लाइट्स बड़ी यूनिक सी हैं और ट्रेडिशनल लुक्स में हैं, वो पूरे रास्ते पे लगी हैं कि अगर कल को देर शाम कोई आए तो यहाँ की जो ब्यूटिफिकेशन है उसमें भी चार चांद लग जाए और लोगों को रास्ता भी देखने को मिल जाए। लेकिन सरकारों को रास्ता कौन दिखाएगा? ये लाइटें तो फेल हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक ये कहूँ कि टेबल लैंप की तरह बेकार पड़ी हैं तो भी गलत नहीं होगा। ये सामने आपको एक और वाटर पूल दिख रहा है, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही सूखा पड़ा हुआ है जिस तरह से सोच का सूखा सरकारों और सिस्टम में रहता है। इसके अंदर भी आपको गंदगी दिख रही होगी। सोच की गंदगी भी होती है, सोच की स्वच्छता भी होती है। आप तय कीजिए कि जो यहाँ पर दिख रहा है वो किस तरह की गंदगी है या फिर किस तरह का स्वच्छता का जो अभियान है वो इस पार्ट में चला हुआ है। कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग अपना पीछे छोड़ जाता है। यहाँ पर भी आपको एक सुराग नजर आ रहा होगा। ट्यूलिप गार्डन में हमें भले ही वो फूल नहीं मिले जिनके लिए ये बना था, जिनके लिए ये बायोडाइवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट था ये चला था, लेकिन अब देखिए ये जो है वो शायद किसी नेताजी की, किसी अफसर की अगुवाई में ये फूल मालाएं जो हैं वो उन्हें पहनाई गई होंगी और बाद में इनका भी यही आलम है कि ये इतना सा सबूत तो दे रही हैं कि ये फूलों का गांव है। और बकाया अगर मैं आपसे बात करूं तो शर्म भी आती है कई बार कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी का सत्यानाश क्यों किया गया, क्योंकि आपको दीवारों पर ये जाले भी नजर आ रहे होंगे जो कि लग चुके हैं क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था को देखने वाला कोई नहीं है। आम आदमी को दर्द होता है अपने पैसे का तो वो अपनी 100 रुपये की चीज़ को भी संभाल कर रखता है, लेकिन जब पराया माल लग रहा हो या जिस धन की जो बकाया है जो वापस जाना है उसकी अगर अदायगी आम आदमी की जेब से नहीं हो तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसी तरह का ये एक पुख्ता, मैं उदाहरण तो नहीं कहूँगा, पुख्ता एक मजबूत मकबरा जो है वो धर्मशाला में आपको देखने को मिल जाएगा। ज़रूर आइएगा, देखिएगा ज़रूर, और ये भी देखिएगा कि जब सिस्टम परवाह ना करे तो आहें कैसी निकलती हैं। कुदरत, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। हम कुदरत को अपनी माँ भी कहते हैं और जब माँ के साथ खिलवाड़ हो तो कोई कैसे सहन कर सकता है। अब यहाँ भी देखिए जो ज़मीन है वो भी माँ की तरह होती है।
कुदरत भी माँ है, और जब कुदरत के साथ खिलवाड़ होता है तो बहुत बुरा होता है। विशाल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा जरा पहाड़ों वाली तरफ को दिखाइएगा। हालांकि बादलों की वजह से पहाड़ ढके हुए हैं, लेकिन आपको इसके साथ ही स्नोफॉल हैवी इस पे जो है वो होता हुआ दिखेगा तो नहीं, लेकिन बादलों की वजह से वहां पर स्नोफॉल चला हुआ है। और इन पहाड़ों की जो सुंदरता है वो इसी जगह को चार चांद लगा सकती थी, लेकिन ग्रहण लग गया। 43 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया, और लगाने वालों का कोई अता पता नहीं है। जब ये कहा जा सकता है कि ये सारी चीजें हों तो वो हो क्यों नहीं रही? आम आदमी के सपनों के साथ खिलवाड़ तो हुआ ही, लेकिन कुदरत के साथ भी खिलवाड़ यहीं पे होता हुआ नजर आ रहा है। खिलवाड़ दर खिलवाड़ आपने देख लिया। हैरानी की बात है कि जिस प्रोजेक्ट पर ये पैसा फूंका गया, मैं तो यही कहूँगा फूंका गया, वो पैसा हिमाचल सरकार का नहीं था। वो फैसला लोन के तौर पर लिया गया है, और इसकी वापसी भी हर हाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक को होनी है। अगर इस प्रोजेक्ट में हुई लापरवाहियों के लिए जिम्मेदारियों का अगर ये कहा जाए कि उनको देखना हो कि जिम्मेदार लोग हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि जो सिस्टम है वो एक प्रक्रिया के तहत काम करता है, लेकिन ये सिस्टम काम किसके लिए करता है ये देखने वाली बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे ऐसे मकबरे हम आपको आने वाले दौर में और भी दिखाएंगे जो कि टूरिज्म के मकबरे हैं, टूरिज्म की कब्रगाह हैं, और जिन पर करोड़ों रुपया लग चुका है। हम किश्तों में चलेंगे, हम बताएंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन सवाल हट फिर कर वही आ जाता है कि जो किया है उसका जो सत्यानाश है वो क्यों हो रहा है? क्यों नहीं ये प्रॉपर्टीज चलाई जा रही? एक रिवाज सा बन चुका है हिमाचल में। अगर इतिहास को देखा जाए तो सरकारें जिस मर्जी की रही हूँ, मैं बहुत बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि पहले प्रॉपर्टी तैयार कीजिए, फिर उसको बर्बाद होने के लिए छोड़ दीजिए, और फिर उसको लीज आउट कर दीजिए। तो लीज आउट औने पौने दामों पर होती है। लीज आउट से वो पैसा नहीं भरा जा सकता जो पैसा हकीकत में एडीबी बैंक जैसे जो संस्थान हैं उनको जाना चाहिए। तो एडीबी के तहत तो हिमाचल टूरिज्म की कई प्रॉपर्टीज़ भी ऐसी थीं, या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हिमाचल टूरिज्म लीज आउट कर चुका है। तो लीज आउट होती किसको है? क्या किसी आम बेरोजगार को वो प्रॉपर्टीज़ मिली? नहीं मिले। या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपने प्रॉपर्टी बनाई और उसको बाद में लीज आउट कर दिया तो उसका पैसा पूरा हो गया। फिर कहा जाता है कि हिमाचल कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अरे आप उठने ही नहीं देंगे हिमाचल को, तो हिमाचल जो कर्ज का बोझ है उससे हल्का कैसे होगा? तमाम बातें कही जाती हैं। यही वही कांगड़ा है जिसको पर्यटक राजधानी कहने की बात कही जा रही है कि इसको हम टूरिज्म का हब बनाएंगे। ये हब है। यहीं की बात करूं, 43 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और ये बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, वहां पर मौजूदा सरकार इसलिए कटघरे में खड़ी है कि वो 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा रही। अगर इस प्रोजेक्ट के साथ सरकार को फायदा होता या आम आदमी को फायदा होता, पर्यटकों को फायदा होता तो भी माना जा सकता था, लेकिन ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। 30 करोड़ रुपया आपसे जमा नहीं हो रहा, और 46 करोड़ रुपए का जो 43 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसकी जो एक तरह से मैं सामान्य भाषा में कहूँ कि उसकी जो दुर्गति होनी थी वो हो चुकी है। फिर किसके लिए? ताजा शोर मचा हुआ कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का। वहां पर भी विस्तार के लिए सरकारें पूरा दम भर रही हैं, क्या भाजपा क्या कांग्रेस। यहाँ पर तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, वहां पर तो आम आदमी के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर तो प्रकृति को उजाड़ा गया, वहां पर तो प्रकृति के नाम पर आम आदमी को भी एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। जितनी स्पीड अप गियर अप होकर सरकार चल सकती है उतनी गियर अप होकर चल रही है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई पैरामीटर है, क्या कोई ऐसा सर्वे करवाया है कि अगर इस एयरपोर्ट को बड़ा कर दिया जाए तो कितनी फ्लाइटें बढ़ जाएंगी और कितना सा बिजनेस यहाँ पे आ जाएगा? फिर ये सपने किसके लिए? नेता विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए? तो फिर आम आदमी का क्या है? जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए उनकी हालत यहाँ पे है। मैं उसी जगह पर इस वक्त खड़ा हूँ। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल के आएंगी जो सरकार और सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करेंगी। यहाँ पर ना रोजगार दिया गया, ना यहाँ पर सिस्टम को संभाला गया, बस चली तो सिर्फ सियासत, नहीं चली तो आम जनता की। इसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।
शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।